आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर का नया अंक और लेकर आ गई हूं मैं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। और आज का अंक ये भी बहुत खास है क्योंकि हर अंक होता है हमारा विशेष, क्योंकि हर बार होती है एक नई जानकारी और एक नया एक्सपर्ट रेडियो डॉक्टर के रूप में। तो आज का विषय क्या होगा ये जानने की उत्सुकता जरूर आपके बीच होगी, तो हम बता देते हैं। लेकिन बताने से पहले थोड़ी सी बातचीत भी तो कर लें उस बारे में, एक हिंट ही दे देंगे। बच्चों की परवरिश हर माता पिता के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, ये तो आप मानते ही होंगे। उनके मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि आखिर अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाएं। जिस तरह से वर्तमान समय में किशोर उम्र के बच्चों में अपराध और अवसाद के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो ये चिंता पेरेंट्स की ओर बढ़ गई है। कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर आप छोटे बच्चों को समझा सकते हैं, उन्हें सक्षम युवा भी बना सकते हैं। ये सब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है और जानकारी तो मिलती है रेडियो डॉक्टर के माध्यम से ही। तो चलिए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। एक बार विषय आपको बताएंगे और विषय को ठीक से समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। सबसे पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका FM रेनबो के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। धन्यवाद शालिनी जी। तो डॉक्टर साहब, विषय में पहले चाहूंगी कि वैसे हमारे श्रोता जो हैं बहुत सजग हैं, बहुत सतर्क हैं, बहुत उन्हें जानकारी जल्दी से ग्रास्प भी कर लेते हैं और हमारे साथ जुड़ भी गए होंगे। तो हमारा जो विषय हमने पर्टिकुलरली आज लिया है वो है अंडरस्टैंड योर चाइल्ड टू शेप हिज और हर डेवलपमेंट। पर मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब, ये जो विषय है थोड़ा अलग हटके है, जो हमने अभी तक रेडियो डॉक्टर में नहीं लिया है, कि बच्चों के विकास में बच्चों को पहले समझना बहुत जरूरी है। तो पहले विषय समझा दीजिए जिससे कि हमारे जितने श्रोता आज जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम के साथ, उन्हें पता हो कि उन्हें पूछना क्या है और किस विषय पर पूछना है। देखिए शालिनी जी कि बच्चे जो है वो हर बच्चा यूनिक होता है और उसके पहले हर जो पेरेंटिंग है उसमें जो कई बार क्या होता है कि माता पिता सोचते हैं कि जैसे मुझे पाला पोसा गया है, जैसे मुझे घर वालों ने, मेरे पिताजी और माताजी ने बड़ा किया है, वो उसी तरीके से अपने बच्चे को पालना पोसना और बड़ा करना चाहते हैं। परंतु क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है और इस बदलते दौर में उन आवश्यकताओं को समझते हुए, उस बच्चे को समझते हुए हमें उसके हिसाब से ही समझाना, उसको उसके हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना, अपने आप को एडजस्ट करना और उसी तरह से उसकी पेरेंटिंग करना, उसी तरह से उसका पालन पोषण करना बेहद जरूरी है। तो ये तो पेरेंट्स को समझना ज्यादा जरूरी है कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे समझना है ना। तो बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो पेरेंट्स होंगे और जो इस दौर से गुजर रहे होंगे, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है, तो मुझे वो फिल्म याद आती है जो तारे ज़मीं पर, जिसमें बहुत ही अच्छा चित्रण हुआ है बच्चे का, खो ना जाए तारी ज़मीं पर, और ये जो तारे हैं ये झिलमिलाते रहें, खुश रहें, चमचमाते रहें, इसी से तो हमारी दुनिया रोशन है। और देखिए ऐसा ही कुछ हमारे एक श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं, लेकिन हमारे एक कॉलर वेट भी कर रहे हैं फोन लाइन पर। इनसे बात कर लेते हैं पहले डॉक्टर साहब। हेलो जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी राजेंद्र जी, आप क्या पूछना चाहेंगे आज? पहला सवाल तो ये है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो कैसे पता लगे कि यह मानसिक रोगों से ग्रसित है। पहला सवाल ये है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, कैसे पता लगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि किसी बच्चे को बचपन से ही, चूंकि मशीनी युग है, हमें अपने काम और काम फटाफट करके देने हैं, बच्चे को कैसे सिखाया जाए कि फटाफट चाहे फिजिकल चाहे मेंटल कोई भी करना है उसको फटाफट सालों काम सेकंडों मिनटों घंटों में ही कर दे। और तीसरा सवाल ये है, किसी बच्चे को जो है स्लीप एपनिया स्लीप डिसऑर्डर हो गया है या हो सकता है, तो इसके लिए बचपन से क्या तैयारी किया जाए। और चौथा और आखिरी सवाल प्लीज वो मेरा ये है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क है, जरा ये विस्तार से बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न हैं, हम एक एक करके राजेंद्र जी कोशिश करेंगे इनको कवर करने की, क्योंकि प्रश्न हमारे पास बहुत अभी आ चुके हैं। फिर भी सबसे पहला जो इनका प्रश्न था कि कैसे बचपन में अगर पैदा होता है कोई बच्चा तो हमें पता चल सकता है कि उसके साथ कुछ डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। देखिए बचपन में तो नहीं, पर जैसे जैसे बच्चा अपब्रिंगिंग करते हैं, जो
मदर चाइल्ड रिलेशनशिप होता है शुरू में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे वो मदर के साथ कैसे कनेक्ट करता है, उसकी एक्टिविटी लेवल्स क्या है, क्या बच्चे को इजीली कंफर्टेबल किया जा सकता है, क्या बहुत इरिटेबल तो नहीं है, रात को बहुत रोता तो नहीं है बच्चा, क्या एडेप्ट होता है, जैसे घर में कुछ चेंज हुआ या वेदर चेंज हुआ तो बच्चा क्या इजीली उसको एडेप्ट करता है। ये सब चीजों से हमें पता चलता है कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। बट इसके बावजूद भी कि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जरूरी नहीं है कि उसको आगे जाके कोई मानसिक बीमारी हो, क्योंकि जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम अगर जेनेटिक्स है, इनहेरिटेड है, वो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ट होगी एक इलनेस में। पर उनको जरूर हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। जो बच्चे बचपन से ही थोड़े से फंसी होते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, उनको जी, तो ऑब्जर्वेशन इज द की जी। और एक जो दूसरा इनका जो प्रश्न था, मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आया कि सभी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्मार्ट हो, फटाफट काम करेगी, लेकिन जैसा आपने कहा हर बच्चा अलग है, यूनिक है। तो पर इनका एक जो प्रश्न था ये कि कैसे सिखाएं कि हर काम वो जल्दी करे, तो इस तरह का कुछ टिप्स आप दे सकते हैं? इस बारे में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो हमें बच्चे के साथ जो एक्सपेक्टेशन है वो रखनी नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से रखनी चाहिए। हर बच्चा अलग है। हो सकता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन हम किसी एक काम के लिए कर रहे हैं जिस बेहतर करने की, पर वो दूसरे काम में ज्यादा बेहतर कर रहा हो। तो हमें ये देखने के बजाय कि वो हम जो कह रहे हैं वो काम कितना अच्छा कर रहा है, ये देखना है कि वो क्या चाहता है जिसमें वो अच्छा कर सके। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप एपनिया पे भी इनका प्रश्न था। और एक जो प्रश्न ये जानना चाह रहे थे कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, इनका डिफरेंस थोड़ा सा समझा दीजिए। कि स्लीप के लिए तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अलग से हम बात करेंगे इस बारे में। और साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का जो बात है, साइकियाट्रिस्ट वो लोग हैं जो दवा लिखते हैं और सारी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को बड़े अच्छे से समझते हैं। वो एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाते हैं कि इसको साइकोलॉजिस्ट की कितनी जरूरत है और दवा की कितनी जरूरत है। साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो दवा नहीं लिखते हैं, पर वो साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी काउंसलिंग करना, थेरेपीज करना, जो भी इंपॉर्टेंट होता है कि थेरेपी करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर साइकोलॉजिस्ट अच्छे साइकोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए। जो एमए साइकोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी या बीए साइकोलॉजी करते हैं, उनका क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता। वो क्लिनिक्स में काम नहीं करते, हॉस्पिटल्स में काम नहीं करते। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी या पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो जब भी कभी किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, हमारी एक संस्था है जिसको हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहां रजिस्टर होते हैं जो लोग क्वालिफाइड होते हैं। अच्छा। जो क्वालिफाइड नहीं होते वो आरसीआई में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो आरसीआई रजिस्टर्ड लोगों से उनको थेरेपी करवानी चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि जो एमए बीए है वो अभी सिर्फ बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। देयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिक्स इज नॉट दैट ग्रेट, बहुत अच्छा नहीं है। पर डिफरेंस आपने ये बताया कि बेसिकली वो थेरेपीज एंड काउंसलिंग करते हैं, एंड साइकियाट्रिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट करता है मेडिसिन के जरिए। मेडिसिन के जरिए। जी जी, हमारे एक कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी अग्रवाल साहब बताएं। आपको डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि हमारे समय में पहले बच्चा 7 साल का पहली क्लास में दाखिल होता था, और आज बच्चा जो है वो 2.5 साल का माँ बाप उसको दाखिल करा देते हैं, नर्सरी और केजी में दाखिल करा देते हैं। उस पर बोझ बहुत होता है। जब वो 3 साल का होता है, घर में आता है, माँ काम कर रही है, और बच्चा अगर जो चाहे करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि मोबाइल से काम करता रहेगा, मुझे तंग नहीं करेगा। अब वो मोबाइल देखता रहेगा, करता रहेगा, अपन मनमानी करता है, तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? माँ बाप फिर आगे चल के इच्छा करता है कि ये बच्चा डॉक्टर बन जाए या ये बच्चा जो है वो इंजीनियर बन जाए। कैसे बनेगा बच्चा वो? नंबर 1। नंबर दूसरा, माँ बाप जो आज के माँ बाप नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं वो समय ही नहीं देते अपने बच्चों की तरफ कि उनको भी समय चाहिए कि भाई मेरे बच्चे हैं, इनको हम थोड़ा समय दें। बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, माँ बाप बाहर रहते हैं अपने, और बच्चे अकेले पड़े रहते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो क्या बच्चों को मनमानी करने देना चाहिए? माँ बाप को भी तो समय देना चाहिए। और तीसरी बात मेरी ये है कि अगर बच्चा बड़ा हो जाता है और इस कॉलेज में जाता है, स्कूल में पढ़ता है, जो बच्चा 8 घंटे स्कूल में नहीं पढ़ा, वो बच्चा 1 घंटे ट्यूशन में पढ़ के कभी डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो उसको तो माँ बाप को उन बच्चों की अपेक्षा अपनी कम करनी पड़ेगी, तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयकिशन जी। बहुत सारी बातें आपने बोली और शायद आज जो हमारा कार्यक्रम है उसका सार ही आपने अपनी बात में कर दिया है, क्योंकि हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा जिक्र भी किया था समय देना और एक्सपेक्टेशन की भी बात आपने की कि एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, इनकी जो बातें आपने सुनी फोन पर? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली है जयकिशन
जयकिशन जी ने, कि बच्चे को अपनी सहूलियत के लिए फोन नहीं देना है, क्योंकि वो ये समझ जाता है, बच्चे को ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितना हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, बच्चा पेरेंट्स को उससे भी ज्यादा ऑब्जर्व करता है और फॉलो भी करता है। इसलिए अगर उन्होंने देखा कि कन्वीनियंस के लिए, अपने काम निकालने के लिए अगर उन्होंने फोन दिया है, तो आगे जाकर वो फोन को यूज करना उनका बढ़ जाएगा। दूसरा, जहां तक जो जयकिशन जी ने कहा कि समय देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समय ही नहीं, क्वालिटी समय, कि वो समय जिसमें कि उनको सुनना जरूरी है। बच्चे ने आज स्कूल में क्या किया, उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ, ये सब चीजें सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है फोन देख रहे हैं पेरेंट्स और बच्चे की बात सुन रहे, नहीं। स्पेशली टाइम दीजिए कि मैं अभी आपकी ये बात सुनने के लिए ही बैठा हूं, मुझे बताओ क्या क्या हुआ आज दिन में। ये बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ बिताना बेहद जरूरी है। ट्यूशन की जहां तक बात है, वो स्पेशल अटेंशन की बात है। स्पेशल अटेंशन बच्चों को किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में देने के लिए करना चाहिए, पर जब तक हम बच्चे की परेशानी नहीं समझते कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, तब तक उसको पढ़ाई के लिए पुश करने का फायदा भी नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं जो हम चाहेंगे कार्यक्रम में, पूरे इस कार्यक्रम के दौरान हम डिस्कस करते रहे। कुछ बातें आपने जयकिशन जी अभी टच की हैं, और कम्युनिकेशन जैसा कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि शिखा लिख रही हैं दिल्ली से। डॉक्टर साहब, हमने वो गीत सुना था, उस पर शायद इन्होंने ये लिखा है कि ऑटिस्टिक या डिस्लेक्सिया के जो बच्चे होते हैं, उनकी प्लानिंग कैसे की जाए, उनका फ्यूचर हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कुछ अलग अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म भी एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उसमें, और डिस्लेक्सिया में भी बहुत एरियाज हैं। जिस एरिया में बच्चा वीक है, पता है कि ये ऑटिज्म, जैसे ऑटिज्म के बच्चे सोशल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं कर पाते। बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको ऑटिज्म हुआ, पर वो बड़े साइंटिस्ट कैसे बने कि जो एरिया में वो नहीं कर सकते हैं, हम उस एरिया में बच्चे को पुश नहीं करते। जैसे कि पब्लिक डीलिंग में हम पुश नहीं करेंगे अगर उसका कम्युनिकेशन और सोशल, उसकी जो स्किल्स है अच्छी नहीं है, जो कि ऑटिज्म में होता है। तो पर वो अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। उसी तरह से डिस्लेक्सिया में अगर राइटिंग की प्रॉब्लम है, तो हम उसको राइटिंग वाले एरिया में नहीं भेजेंगे। अगर उनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, तो वी कैन गिव देम ऑप्शन कि वो हम कुछ दूसरा तरीका करिए जिसमें कि उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैथमेटिकल स्किल्स खराब हैं तो हम लैंग्वेज दे सकते हैं, और अगर लैंग्वेज खराब है तो मैथमेटिकल स्किल्स दे सकते हैं। ऐसे हमें चूज करना है कि कौन सा एरिया बच्चे का स्ट्रेंथ है और कौन सा ऐसा एरिया जो बच्चे का कमजोर है। तो इसको समझना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये पहचान ही नहीं पाते पेरेंट्स, और उसी के कारण वो पुश करते रहते हैं, क्योंकि पहचान जाए तो जैसा आपने कहा वो उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या उनको किसी काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, क्या आपकी राय होगी? बिल्कुल। अगर ऑटिज्म है तो उनको साइकियाट्रिस्ट से पूछना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए कि अभी लगता है कि इस एरिया में, जैसे कुछ बच्चों को ऑटिज्म में क्या होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत होता है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है। अगर किसी बच्चे का रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, मतलब एक ही चीज में इंटरेस्ट लगा रहता है। हाँ। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका इंटरेस्ट था एक ही चीज में, उन्होंने उस एरिया में बहुत अच्छा काम किया, बशर्ते उनका जो बुद्धि है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कहते हैं, वो अगर अच्छी हो तो जो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है उनको हम उसी रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में डाल दें कि भाई ये काम अगर ये करना चाहता है तो इसको यही करने देते हैं, मैथमेटिक्स से करने देते हैं, इसको हम साइंस करने देते हैं, इसको हम लैंग्वेज करने देते हैं, उसमें वो बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सारे अच्छे राइटर्स जो हुए हैं उनमें उनको ऑटिज्म था, पर वो क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें था तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल। तो यही है हमारा आज का टॉपिक कि पहले बच्चों को समझें, उनकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, माइनस पॉइंट्स हैं, उनको आप समझें, और तब आप उनसे कोई भी उम्मीद या कोई भी आगे उनको लाइन देने की कोशिश करें। तो बच्चों के विकास में बच्चों को समझना क्यों आवश्यक है, यही बात डॉक्टर साहब यहाँ समझा रहे हैं। डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। आप डॉक्टर RML हॉस्पिटल में हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में। और ये प्रश्न हमको भेजा है गौरव जायसवाल जी ने चंडीगढ़ से कि मेरी सिस्टर है, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो क्या कुछ इनके साथ डिफरेंट है या ये नॉर्मल है, या कैसे मैं ओवरकम करूं इसको? ये जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, टेम्पर इश्यूज भी बहुत हैं, हम बात करना चाहेंगे इसके बारे में भी बाद में। जी, ये जो टेम्पर इश्यूज है, जिसको हम कहते हैं मूड स्विंग्स या इमोशनल डिसरेगुलेशन। अच्छा। जिन लोगों में इमोशनल डिसरेगुलेशन या मूड स्विंग्स होते हैं, उन लोगों को सबसे पहले उनका जो ट्रिगर्स है, जो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो उनके जनरली इमोशंस को या मूड स्विंग्स को ट्रिगर करते हैं, उन्हें पहचानने की बहुत जरूरत है। फिर
जब इमोशनल ट्रिगर होता है, जब मूड स्विंग्स आते हैं, उस समय उनको कैसे हैंडल करना है ये उनको ट्रेन किया जाता है। जैसे कि हम योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये इसीलिए बताते हैं ताकि वो जो इंटेंस इमोशंस आते हैं, इंटेंस मूड स्विंग्स होते हैं, उस टाइम पे अपने आप को हैंडल कर सके। जो लोग उनके साथ होते हैं उन लोगों को उस समय पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा कि वो फ्यूल करेगा। अगर गुस्से के टाइम उन्होंने रिएक्ट किया तो गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो एक कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एस्केलेट हो जाता है। इसके बजाय ये करना चाहिए कि उस टाइम पे वो शांति से सुने, बात करें। उसके बाद जब बात खत्म हो जाती है, जब वो थोड़े शांत होते हैं, तब उनको फिर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पॉइंट था इस पे आपने इन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया, क्या आपको लगता है ये सही रिएक्शन था? वो कहते हैं हाँ मुझे लगता है मैंने ज्यादा किया, क्या हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? वो खुद जवाब देंगे, फिर हम उनको थोड़ा गाइड करेंगे। इस तरह से एक उस इमोशनल कनेक्शन को मेंटेन करते हुए उनको गाइड करेंगे ताकि इमोशनल मूड स्विंग्स को हैंडल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली और उम्मीद है गौरव जी आपको ये संदेश मिल गया डॉक्टर साहब की तरफ से कि कैसे हैंडल करना है आपकी बहन को। और बच्चे छोटा पैकेट भी होते हैं, उनको छोटा पैकेट भी कहा जाता है क्योंकि कभी कभी बहुत धमाकेदार चीजें करते हैं और हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पर। और कई बार पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही चंचल है। अब वो अच्छा है बुरा है ये सारी चीजें तो समझने वाली होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब आपने जो सबसे शुरू में कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कभी भी अच्छा बुरा नहीं है, यूनिक, एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट। डॉक्टर साहब मैसेज आया है हमारे पास, नितिन माथुर जी ने दिल्ली से लिखा है और एक ये और मैसेज आया है, कौशल जी ने लिखा है सौपाल बिहार से कि सर कम मार्क्स आने पर पेरेंट्स बच्चों पर काफी प्रेशर बनाते हैं। ये बहुत आम देखने की बात है कि क्यों है, क्या है, बहुत सारी क्वेश्चनिंग की जाती है उनसे। इस पर आपके विचार जानना रहा है कौशल जी ने। सबसे पहले तो जब कम मार्क्स आते हैं, किसी भी समस्या को बिना समझे अगर हम प्रेशर बनाएंगे तो बच्चे फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। हम बच्चे बेचारे और परेशान हो जाते हैं कि अब करें क्या। तो पहली परेशानी तो हमें देखना है कि मार्क्स आ क्यों नहीं रहे हैं। इसके जो सबसे कॉमन कारण है कि बच्चा क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। हम बच्चे को कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन डिफिकल्टी है। दूसरा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में उसको समझ नहीं आ रहा हो, उसकी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं हो, तो उस एरिया को हमें देखना है। क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जिनके मार्क्स कम आते हैं उनमें कहीं ना कहीं ADHD एक इलनेस होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। तो वो इनअटेंटिव होते हैं, क्लास में अटेंशन दे ही नहीं पाते हैं और उनको क्लास का, क्योंकि उनके मार्क्स कम आते हैं तो क्लास में उसको बच्चे को और पीछे बिठा दिया जाता है। जब ऐसे बच्चों को और पीछे बिठा दिया जाता है तो उनको जिन लोगों को अटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनको तो डिस्ट्रैक्शंस बड़ा जल्दी होता है। अब उसको सबसे पीछे बिठा दिया तो उसके डिस्ट्रैक्शंस और बढ़ जाते हैं, तो उसके मार्क्स और कम हो जाते हैं, तो एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। हमें ये पूछना बहुत जरूरी है कि उनके मार्क्स किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, किस में ज्यादा आ रहे हैं। अगर सब में ही कम आ रहे हैं तो उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को एसेस करने की जरूरत है कि कहीं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो बैठ के पढ़ने में उसको दिक्कत है, क्या वो बहुत रेस्टलेस रहता है। जब उसको पढ़ा रहे हैं घर वाले तो कभी वो वॉशरूम जा रहा है, कभी पेन छेड़ रहा है, कभी पेंसिल छेड़ रहा है, कभी कहता है कि मैं भी ये करके आता हूँ, या उसको डिले करता रहता है, मैं थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, मैंने अभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मुझे वो पढ़ना। ऐसे बच्चों में कुछ ना कुछ ADHD कंपोनेंट होता है और उसके लिए साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। प्रेशर डालने से क्या होगा, बच्चा जितना कर रहा है उतना भी नहीं कर पाएगा। उससे बेहतर है हम प्रॉब्लम समझें और उसका इलाज करें। तो मतलब आपके हिसाब से जैसे ऐसा कुछ लगता है तो कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना जी जी जी। चलिए हमारे एक श्रोता कुछ पूछना चाहते हैं, फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। जितेंद्र जयपुर से। जी जितेंद्र जी। हाँ अच्छा सर, जैसे साइकोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, ठीक है, लेकिन साइकेट्रिस्ट ऐसा हमने कहीं डिपार्टमेंट देखा नहीं है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा है कि आदमी कैसे समझे कि हमको साइकोलॉजिकल के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट तो सबसे पहले ये है कि जब जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में साइकेट्रिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये साइकेट्री डिपार्टमेंट सब जगह एस्टेब्लिश हो गए हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं है। साइकोलॉजिस्ट अभी भी बहुत कम है क्योंकि बहुत कम जगह साइकोलॉजी का जो ट्रेनिंग है वो कोर्सेज चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि कुछ भी परेशानी हो रही है, सबसे पहला
कांटेक्ट पॉइंट आपका साइकियाट्रिस्ट है, और साइकियाट्रिस्ट से आप बात करिए कि मुझे ये करना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। साइकियाट्रिस्ट आपको पूरी तरह से गाइड कर सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या उनको कुछ दवा लेनी चाहिए। बहुत बार हमारे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं हमें सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो जा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, पर उसके फायदा, नुकसान, रिस्क, बेनिफिट वो हम साइकियाट्रिस्ट ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन सर ये कंफ्यूजन तो है, जैसा हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं जितेंद्र जी, कई बार क्या होता है ये ऑपोजिट भी होता है। जैसा हमने सुना है कि सीधे दवाई ना लेकर हम पहले काउंसलिंग तो ट्राई कर लें, क्योंकि दवाई लेना मतलब एक लगता है कि हैबिट सुनी बन जाएगी उसकी, कि कोई भी चीज है कि वो परमानेंट हमें लेनी पड़ेगी। तो लोगों के अंदर ये होता है कि हम पहले साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। तो आपने अभी कहा कि साइकियाट्रिस्ट के पास पहले जाना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा समझने की इसलिए जरूरत है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्राइमरीली जो काउंसलिंग और टॉक थेरेपीज जो करते हैं बात करके, उसमें जो उनकी ट्रेनिंग में ब्रेन की जो न्यूरोसाइंस जिसको हम कहते हैं, ब्रेन की जो बेसिक फाइन डिटेल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि वो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते, वो एकेडमिक बैकग्राउंड से होते हैं। साइकियाट्रिस्ट जो है तो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, पहले वो एमबीबीएस करते हैं, फिर वो एमडी साइकियाट्री करते हैं, तो उनको ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में एक नॉलेज ज्यादा बेहतर होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अब डिमेंशिया पेशेंट को हो रहा है 65 साल की उम्र में, बच्चे को अब हम 65 साल की उम्र में डिमेंशिया के लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, ट्रीटमेंट देना ज्यादा जरूरी है। तो वो निर्णय साइकियाट्रिस्ट ज्यादा बेहतर से कर सकते हैं। जी जी, चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं जो हमारी कॉलर पूछना चाहती हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो। नमस्कार मैम। जी जी नमस्कार। डॉक्टर शर्मा जी, अपना नाम बता दें और प्रश्न करें डॉक्टर साहब मेघा राणा वैसे से बात कर रही हूं। जी जी बताएं मेघा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सिस्टर की बेटी है, 6 ईयर की है, वैसे तो पढ़ने में वो सही है, बट सामने वाले की रिस्पेक्ट ना, मतलब अगर कोई कुछ कहते हैं बेटा पढ़ ले, ट्यूशन चलेगा, गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी और यहाँ तक कि हाथ भी उठाती है। जी, तो एग्रेसिवनेस या टेम्पर इश्यूज है ना, लेकिन बाहर वाले तो नहीं समझेंगे इस चीज को। उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि और कोई को गुस्सा ना करे या कुछ भी ऐसा के साथ ना हो? जी, हम पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब ने आपकी बात सुन ली है। डॉक्टर साहब हम बीच में बात भी कर रहे थे, एग्रेसिवनेस या टेम्पर इश्यूज या बहुत गुस्सा होना आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आजकल एक बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स का जो इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और परमिसिव बहुत हो गए हैं। परमिसिव का मतलब है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है उसको वो कंसिस्टेंटली तो नहीं पर मैक्सिमम टाइम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर बच्चे ने पहली बार वायलेंस किया है, पहली बार हाथ उठाया है, तो उसको वहीं से ट्रेन करने की जरूरत है कि ये आपका लिमिट है कि यू कैन नॉट हिट और दिस, ये किसी को भी फिजिकली हिट करना एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका एक एक्सटेंट बताता हूं आपको। मेघा जी ने सही क्वेश्चन उठाया। एक दिन ओपीडी में हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ हैं, उनके बच्चे को हमने देखा जो 5 साल का बच्चा है, वो छोटी सी बात पे बिगड़ के उसने अपने पेरेंट्स को पीटा, हाथ मारा, उसके बाद अपने फादर को भी मारा, और जब मैंने उसको कहा कि नहीं घर वालों को नहीं हिट करना है, गलत बात है, तो ही केम टू हिट मी। आप एक्सटेंट देखिए। हाँ। तो मैंने उनको कहा कि ये जो लिमिट सेटिंग है ये बहुत जरूरी है। इसमें बच्चे के साथ 2 प्रॉब्लम है, एक तो उसको मूड स्विंग्स है, वो अपने मूड को हैंडल नहीं कर पा रही है वो बच्ची। दूसरा है इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव लोग जो होते हैं कि वो सोचते समझते नहीं है, बस कर डालते हैं। तो ऐसे बच्चों को डेफिनेटली साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बढ़ेगा। अभी तो वो छोटी है उम्र में, जैसे उम्र बढ़ेगी उनके मूड स्विंग्स बढ़ेंगे, उनके ऐसे इम्पल्सिव बिहेवियर बढ़ेगा, तो उनकी लिमिट सेटिंग करना बेहद जरूरी है और उनके मूड स्विंग्स के लिए कहना बहुत जरूरी है कि ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी बहुत होता है, कि जैसे रोड रेज के भी केसेस हम लोग देखते हैं, या किसी से अपशब्द कहना या कुछ है, तो इसका रीजन कहाँ पे आपको लगता है? डिसिप्लिन की कमी या अपब्रिंगिंग में या गुड पेरेंटिंग नहीं है? किस चीज पे हम लगता है कि ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? शालिनी जी की जो एग्रेशन है
उसके एक पीछे तो बहुत बड़ा रीजन है कि एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए हैं। एडजस्टमेंट जैसे कि अगर पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक दूसरे के साथ एडजस्ट किया जाता था, पीयर इंटरेक्शन सीखते थे। एक बच्चा दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करता था, सीखता था कि कैसे हैंडल किया जाता है। अगर मान लो सपोजरली घर में एक चीज आई है तो सब लोग शेयर करते थे, तो एडजस्टमेंट उस टाइम सीखते थे। अब परिस्थितियां ये हो गई है कि सिंगल चाइल्ड होता है, उसको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। 2 बच्चे हैं, उनको एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं होती बहुत ज्यादा। हालांकि सिंगल चाइल्ड में ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर 2 बच्चे हैं तो प्रॉब्लम ये थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा पीयर इंटरेक्शन उनके बीच में होता है। तो एडजस्टमेंट नहीं होना और घर वालों का उनको एकोमोडेट करना। अच्छा। जैसे आप मेघा जी ने बताया कि वो बच्चा हिट कर रहा है पर घर वाले उसको टॉलरेट कर रहे हैं। ये सहन करने से क्या होगा कि जो बच्चा आज लर्न कर रहा है कि हिट किया जा सकता है, वो कल को एग्रेशन को वो मान लेते हैं कि ये एक लर्निंग है। एग्रेशन इज एक्सेप्टेबल, एंगर इज एक्सेप्टेबल, किसी को हिट करना इज एक्सेप्टेबल। ये फिर धीरे धीरे उनका बढ़ जाता है, इसलिए ये एग्रेशन वाले कंपोनेंट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, और इसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है, जैसा आप बता रहे हैं। एक और कॉलर वेट कर रहे हैं किसी प्रश्न के साथ। हेलो। हाँ, आप सुन पा रहे हैं हमको? हमारी आवाज आ रही है? जी जी, अपना नाम बता दें। जी नमस्कार डॉक्टर, मेरा अमित है, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, मेरा ना सिंगल चाइल्ड है, एक लड़का है 11 साल का। पढ़ाई में ठीक है, अबव है एवरेज से, बट उसकी जो शिकायत है मुझे ये है कि वो क्लास में बहुत हर टीचर से परेशान है। उसकी नोटी से कि वो बहुत क्लास में सुनता नहीं है, इतना परेशान है। और हर बार टीचर मुझे कहती है कि इसका आप काउंसलिंग कीजिए, इसका मन बिल्कुल ये कहीं बैठता नहीं क्लास में, इधर से उधर घूमता रहता है। आप थोड़ा गाइड करेंगे क्या किया जाए इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बच्चा है जो आपने बताया, इसमें असेसमेंट की जरूरत है। इसको बच्चे को थोड़ा असेसमेंट करवाना चाहिए। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है, ऐसे बच्चे बहुत रेस्टलेस होते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, वो बार बार इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। और प्रॉब्लम क्या होगी कि दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं। और ये क्या होता है कि इम्पल्सिव होते हैं, तो ये बीच में बोल जाते हैं। सवाल टीचर ने पूछा है किसी और बच्चे से, जवाब ये दे देंगे। क्योंकि वो पढ़ाई में अबो एवरेज है, तो इसका मतलब है उसका इंटेलिजेंस ठीक है, उसका दिमाग ठीक है, तो वो जल्दी ग्रास्प करता होगा। पर उसमें वो उस ग्रास्प किए हुए को, क्योंकि रेस्टलेसनेस है, इम्पेशेंट है, अधीर है, तो वो बोल जल्दी जाते हैं। ऐसे बच्चों का जो सॉल्यूशन वो ये है, सबसे पहला तो कि उनको किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में डालें ताकि उनकी रेस्टलेसनेस थोड़ी कम हो जाए, स्पोर्ट्स में या किसी में। दूसरा है कि क्लास में टीचर को कहिए कि उसको सबसे पीछे बिठाने के बजाय सबसे आगे बिठाएं, जिससे कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो जाएं। और उसको बीच बीच में उसका नाम लेकर उससे उस सवाल पूछते रहें, ताकि वो उसका रेस्टलेसनेस और उसका जो अटेंशन है वो हम बार बार उसका ड्रॉ कर सकें, क्योंकि उनका बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पान होता है। अब 5 मिनट 10 मिनट में उनका अटेंशन गायब हो जाएगा। उनको जल्दी से बार बार अटेंशन उनका ड्रॉ करते रहना है, जिससे कि वो क्लास के अंदर बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। जी डॉक्टर साहब, जस्ट एक ऐड कर रहा हूँ कि मैंने से स्पोर्ट्स में डाला हुआ है। हाँ जी। और आपने जो एक चीज कहा था कि पढ़ाई में, लेकिन कई बार वो चक्कर ये तो स्कूल में वही क्लास में फंसता है हर बार कि वो शराब में वही फंसा है। कई बार डायरी में नोट आता है, ये चीज बहुत होता है। हाँ, अच्छी बात तो मतलब मैं चाहता हूँ कि हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए या आपके जो बताए उनसे हम ट्राई करें? साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। देखो, बच्चा क्या है, पोटेंशियल बहुत है उस बच्चे में, पर प्रॉब्लम कहाँ होगी कि अगर हमने उसकी रेस्टलेसनेस को, उसकी ये जो हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया, तो धीरे धीरे, अभी तो क्योंकि वो छोटी क्लास में 11 साल का है, तो 7th में होगा, तो 6th में होगा। ऐसी परिस्थिति में क्या है कि वो हैंडल होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। पर जैसे ही वो 10th स्टैंडर्ड में आएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, पढ़ने के लिए ज्यादा देर बैठना होगा, तो वो पीछे होने लगेगा क्लास में। और ऐसा अक्सर होता है बच्चों के साथ, तो एसेस कराना बहुत जरूरी है। तो काउंसलिंग करानी जरूरी है, यही डॉक्टर साहब कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक ही मैसेज आया है, अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं कि सर टेल सोशल साइंस एंड चाइल्ड इफेक्टिवनेस। तो इसका क्या मतलब है, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। उन्होंने यही बोला है, प्लीज टेल सोशल साइंस एंड चाइल्ड इफेक्टिवनेस। सोशल साइंस मतलब हो सकता है कि इनका सोशल बिहेवियर की बात हो रही होगी, ये बात कर रहे हैं सोशल स्किल्स की। सोशल स्किल्स का मतलब है कि बच्चा कैसे सोशलाइज करता है, अपने दोस्तों के साथ कैसे सोशलाइज करता है, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे उसका
इंटरेक्शन होता है, सोशल स्किल्स होती है। तो सोशल स्किल्स वाकई में बहुत ज़रूरी है, और इस समय तो सोशल स्किल्स की कमी आ रही है, क्योंकि बच्चा अकेला होता है तो उसको पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करना नहीं जानता, वो जानता नहीं है कि मेरे बराबर के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। और एकदम से वो कॉलेज में जाता है या वर्क प्लेस पे जाता है, तब उसको तकलीफ होती है कि मैं अपने बाकी लोगों से इंटरेक्ट कैसे करूं, बात कैसे करूं। वो सोशल स्किल्स नहीं होती, वो ये नहीं समझ पाते कि सामने वाले को मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट वर्ड है इस सोशल सिचुएशन में, क्या सही है कहना, और सामने वाले के इमोशंस को समझ के उस हिसाब से अपने व्यवहार को मॉडिफाई करना, वो सब चीजें वो नहीं समझता है। तो इसलिए सोशल स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको डेवलप करने के लिए क्या राय देंगे आप? सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने दें। वो बच्चों के साथ रहेंगे, सीखेंगे कि उनके साथ वो कुछ बार्गेनिंग होगी आपस में कि ये मैं गेम खेलूंगा, ये तुम गेम खेलोगे, थोड़ी देर आप खेलो, थोड़ी देर मैं खेलूं, ये एडजस्टमेंट साइकोलॉजी एक दूसरे की समझते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। और वहां पे वो हो सकता है कि ये भी सीखें कि एक बच्चा जो है वो जिद करके अपना ओवर पावर कर रहा है, दूसरा उस ओवर पावर को हैंडल करता है। तो वो जो इंटरेक्शन वहां होगा वो उनके सोशल स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के लिए तो बच्चे बहुत जरूरी हैं। इनफैक्ट जहां सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, वहां भी लोग कैसे करते हैं कि वो अपने बच्चों को कजिन्स के या बाकी लोगों से इंटरेक्ट करवाने के लिए स्पेशली लेके जाते हैं, ताकि वो पीयर इंटरेक्शन बने और उनको आपस में सोशलाइज करना वो सीखे। जी जी बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बीबी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी मेरा पूछना है कि जो बच्चे हकलाते हैं, क्या वो मंद बुद्धि होते हैं, क्या उनका IQ कम होता है? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। हकलाने वाले सब, हर बच्चा जो है वो उसका IQ कम नहीं होता, बुद्धि कम नहीं होती है, पर हकलाना एक तरह की बीमारी है जिसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट की भी हेल्प लेते हैं। पर ऐसे बच्चों में क्या होता है, जब हकलाते हैं, ये हकलाने की वजह से इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और जब इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो हकलाना और बढ़ जाता है। अच्छा। तो ऐसा होता है कि हकलाना, फिर कॉन्फिडेंस कम होना, फिर हकलाना, फिर कॉन्फिडेंस कम होना, तो बोलना कम कर देते हैं, थोड़े डिप्रेस रहने लगते हैं, अब थोड़ा बाकी बच्चों से अलग रहने लगते हैं। और क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, वो उतना अच्छा क्लास में परफॉर्म नहीं करते हैं। और जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनका ऐसा लगने लगता है कि इसका शायद IQ कम है, इसका बुद्धि कम है। वास्तव में बुद्धि कम नहीं होती है, पर उस परिस्थिति, उस बीमारी की वजह से उनका तो ऐसे बच्चों को, जब भी जो हकलाने वाले बच्चे हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते रहना है और स्पीच थेरेपिस्ट से डेफिनेटली बात करनी है, ताकि वो अपने वो स्टटरिंग और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से बाहर आ सके। जी, ये तो सच बात है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, पर कई बार ये होता है कि हम उनकी कुछ हरकतों से परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, हमारे एक श्रोता ने भी पूछा था कि कभी कभी बहुत वॉयलेंट हो जाते हैं कुछ बच्चे, और वो एग्रेसिव एक बिहेवियर हो जाता है उनका, उनको डील करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके? इस तरह का कुछ तरीका है? देखिए, जो स्पेशली जो टीन एज में जो बच्चे होते हैं, वैसे तो बच्चे स्टार्ट करते हैं 8 साल के आसपास। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो छोटे बच्चों को हिट करता है या बड़ों से भी हिट करता है, जिसको बहुत वायलेंट गेम्स पसंद होते हैं, वायलेंस वाले सीन्स पसंद होते हैं, और अगर उनके देखेंगे, अगर वो क्या सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, क्या वो टीवी में देख रहे होते हैं, तो वायलेंट चीजें पसंद करते हैं, वो ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत मूडी होते हैं, एकदम से उनको बहुत तेज गुस्सा आता है। कभी कभी ये बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल मिस करने लगते हैं, स्कूल टाइम पर जाते नहीं हैं, थोड़ा झूठ बोलने लगते हैं। कभी कभी ऐसे समय ही बच्चे जो है वो कुछ जैसे ट्राई करते हैं, स्मोकिंग ट्राई करते हैं, थोड़ा थ्रिल सीकिंग होता है। थ्रिल का मतलब नई नई चीजें होने चाहिए होती है। अच्छा। जो टीन एज में बच्चे कहते हैं ना, मुझे बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो डिमांडिंग बिहेवियर होता है, हमेशा अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो बच्चों को हिट करने के बाद भी उनको कोई रिमोर्स नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता, ऐसे बच्चे खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को, क्योंकि वो इंपल्सिव भी होते हैं, तो वो क्या कर डालेंगे अपने इंपल्स में पता नहीं होता, और कभी कभी इतनी बड़ी घटनाएं कर देते हैं जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है
स्पेशली जब ये 13 से 18 के बीच में होते हैं, 17-18 तक होते हैं, तब बहुत ही वो होते हैं। इनका सबसे पहला साइन जो है ना इनका, वो यही है कि ये अगर किसी बच्चे को हिट करें और उसके बाद इनमें कोई पश्चाताप नहीं हो, इनको उसको ब्लड भी आ जाए, कुछ उसको दर्द हो रहा है, फिर भी हिट कर रहे हो, वो घर में भी बच्चों को हिट कर सकते हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत ज्यादा है, घर वालों से बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट कराना बेहद जरूरी है। अदरवाइज वो कुछ ऐसा कर डालते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट होते ही बच्चे को, अगर स्कूल जाने में आनाकानी कर रहा है, स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहा है और झूठ बोल गया है, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन है जब हमें उस बच्चे को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जरूर जाना चाहिए। जी, और ये जैसा आप कह रहे हैं वो दूसरों को भी परेशानी में डाल सकता है, खुद भी कई बार सुसाइडल केसेस भी होते हैं, तो दोनों तरह से ये रिस्क हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये हमें एक प्रश्न लिखकर भेजा है राहुल जी ने पटना से कि मैम एक भांजी है मेरी जो 6 साल की है, स्कूल जाती है तो वो ठीक रहती है, मम्मी के साथ रहती है, पापा दूसरी जगह रहते हैं। इनका जो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि काफी लंबा इन्होंने मैसेज भेजा है। इन्होंने लिखा है कि अक्सर जो मदर के साथ रहती है तो फोन पे रहना चाहती है, फोन ही देखना चाहती है। तो मैं एक प्रश्न करना भी चाह रही थी आपसे कि आजकल डिस्ट्रैक्शंस की जब बात होती है तो मोबाइल्स है, टीवी है, बहुत सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं बच्चों को जब बहुत छोटे से, तो ये क्या इफेक्ट डालती हैं और कैसे इनसे दूर किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सबसे इम्पोर्टेंट तो आज जब हम बच्चे को फोन देते हैं तो उसमें बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि क्या रील चल रही है, एक चलेगी, दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी, चलती रहेगी, और वो उसकी उम्र के हिसाब से अप्रोप्रिएट भी नहीं होती है। ऐसी इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है जो उसके लिए हो सकता है कि उसके डेलिकेट ब्रेन के लिए वो एडेप्टेबल ही नहीं है, उसके एडजस्ट ही नहीं कर सकता है। तो पहले तो बच्चे को ये बहुत नजर रखना जरूरी है कि कितना क्या देख रहा है बच्चा फोन पे। दूसरा ये है कि उसको, बच्चों को आज धीरे धीरे जैसे बच्चे हो रहे हैं तो उनको समझाना जरूरी है कि क्या सेफ सर्फिंग है, मतलब कैसे उनको क्या चीजें देखनी चाहिए। जैसे हमने कई बार घटनाएं सुनी है कि बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, गेम में कुछ हार जाते हैं, या कुछ वो अपने कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं कि पेरेंट्स के पैसे जो है अकाउंट खाली हो जाते हैं, उनके पैसे निकल जाते हैं उनसे। तो उन बच्चों को एजुकेट करने की भी जरूरत है कि तुम फोन पे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तीसरा, उनको ये फोन की लिमिट सेटिंग बहुत जरूरी है कि कितनी देर देखना है। अगर बच्चे को फोन दिया जा रहा है तो ये हमें टाइम नोट करना है कि कितना समय वो यूज कर रहा है। जनरली 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, इससे कम ही समय होना चाहिए, और लिमिट सेट करके। अगर बच्चे को फोन देने के बाद वो बच्चे से फोन लेते वक्त या तो वो कहता है कि थोड़ी देर और, आधा 10 मिनट और, 15 मिनट, पता चलता है कि 1 घंटा और निकल गया है, या फिर बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है, वो उसको बहुत बुरा लगता है, और इनफैक्ट कभी कभी बच्चे बहुत चिढ़ के या फोन फेंक दिया या फिर उन्होंने हिट किया या कुछ दूसरे तरीके से। तो ये एक पहला साइन है कि बच्चा अब मोबाइल डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि अपने मूड को हैंडल नहीं कर पा रहा है मोबाइल के बिना। तो छोटे छोटे स्ट्रेस के समय मोबाइल यूज कर रहा है और बहुत जल्दी मूडी हो जाता है। खाना पड़ा है पर फिर भी मोबाइल में वो जो चल रहा है उसको, नहीं अभी थोड़ी देर देखता हूँ, खाना ठंडा हो रहा है, रात को नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये सब इसका मतलब है कि अब हमें मोबाइल यूज को कम करने की बेहद जरूरत है, लिमिट सेट करने की बेहद। लेकिन बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर साहब, जिस तरह से डिपेंडेंसी आजकल बढ़ती जा रही है फोन्स पर, मोबाइल्स पर, और आपने जिक्र किया स्लीप पैटर्न और ईटिंग हैबिट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये भी बिगड़ती हैं, इसका चक्र भी बिगड़ जाता है। तो स्लीप हाइजीन पर क्या कहेंगे? देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड आया है। बच्चे क्या करते हैं कि रात को वो जगते हैं और दिन में, टीनेज में, और रात को पढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़ने के टाइम पे वो पढ़ाई कम और उनका मोबाइल यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारा जो स्लीप साइकिल है वो ये है कि हम रात को, हमारे डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और हम रात को नींद के लिए बनी है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, और दिन बना है जगने के लिए। जब उल्टा होता है तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो डिसरप्ट होता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती है। तो
इसमें ये बेहद जरूरी है कि स्लीप बच्चों की हमेशा से उनका रेगुलराइज किया जाए। स्पेशली क्या होता है, बच्चे जब छुट्टी होती है तो पेरेंट्स भी कहते हैं कोई बात नहीं आज लेट सो जाएगा, पर उनका स्लीप साइकिल रेगुलर होना बेहद जरूरी है। उसमें उनको शाम के समय जो टाइम उनका सोने का है वो फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम उनका फिक्स होना चाहिए। उनको दूध दे सकते हैं पर वो अगर चाय कॉफी की डिमांड शाम के समय करें वो नहीं करना चाहिए। शाम को उनको फोन नहीं देना चाहिए रात के समय स्पेशली, क्योंकि ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, फिर बच्चे सो नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी, हमारे एक कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार चिट्ठा जी। सर एक बात बताएं कि ये जो ऑनलाइन स्टडी चलती है स्कूलों में, वो कौन सी क्लास के बच्चे को कौन सा फोन देना चाहिए और कितने टाइम तक उसके पास रहना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, जो ऑनलाइन स्टडी है ये मुझे लगता है कि एक मजबूरी है जिसमें कि किया जाता है, बच्चे को अलाउ किया जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कभी स्पेशली पॉल्यूशन और किस वजह से। पर जिस समय वो बच्चा पढ़ रहा होता है, ऑनलाइन स्क्रीन देख रहा होता है, उतना समय तो क्योंकि अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं है उसको कम करने का, वो हम अलाउ कर सकते हैं। और इस मॉडर्न सिस्टम में हम नहीं कर सकते, अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे शालिनी जी भी बता रही थी कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम मोबाइल को बिल्कुल ही ना दें बच्चे को, पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे को सिखाना है सेल्फ कंट्रोल, कि आपको मैंने इतना समय दिया, इतने समय में करना है, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये कंट्रोल आपके हाथ में, आपको 2 घंटे में देना है, मुझे 1 घंटे में देना है। अगर वो नहीं देता है तो उसको कहा जाता है कि अगर इफ यू विल नॉट बी एबल, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको कंट्रोल करूंगा, और मैं जब कंट्रोल करूंगा तो आपका टाइम कम कर दूंगा। तो बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखाना बहुत जरूरी है। जी, और ऐसे ही कुछ मिलता जुलता सा सवाल कह लीजिए जो हमें लिखकर भेजा है हमारे श्रोता है मंजीत कुमार दिल्ली से। इन्होंने लिखे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, और बेटी 11 साल की है। रीडिंग पढ़ाई में बहुत अच्छी है, फोन का उसको बहुत अट्रैक्शन है, और हमें डर लगता है कुछ बोल दो तो कहती है कि पढ़ाई करनी है पापा, और मदर टाइम देती है, पर फोन से मुझे डर लगता है कि हम मांगते हैं तो वही कहती है कि मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ उस पर। तो अभी आपने जैसे बोला कि समय निर्धारित करो, तो जब वो ये कह दें कि हम मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, तो कैसे डील किया जाए? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे फोन की बजाय किताब से पढ़ाई करें। बुक से पढ़ाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फोन जो है उसमें पढ़ाई तो होगी, पर फोन में नोटिफिकेशंस होंगे, उसमें डिस्ट्रैक्शंस के बहुत ज्यादा चांस है। तो अगर बच्ची कहती है कि मुझे पढ़ना है, तो कोशिश करिए कि जो किताब वो उससे पढ़ रही है उसको उन्हें हम फिजिकल फॉर्म में दें ताकि डिस्ट्रैक्शंस कम हो। इसके बावजूद भी अगर बच्ची कहती है कि मुझे पढ़ना है, तो उसको कहा जाए कि पढ़ने का टाइम हमारा फिक्स है, इतने समय में इतनी चीज आपको करनी है, अगर आप कर पाएंगी तो ठीक है, नहीं तो हम फोन तो वापस ले ही लेंगे आपको। अच्छा, थोड़ा तो स्ट्रिक्टनेस रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल सिखाना पड़ेगा। जी जी। रेडियो डॉक्टर की तारीफ कर रहे हैं हमारे श्रोता ओखला संगम विहार से रणधीर गुप्ता लिख रहे हैं, लोकेश जी और शालिनी मैम सादर प्रणाम, आज का विषय बहुत अलग है और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहे हमारे इस कार्यक्रम के साथ। अब समय हमारे कार्यक्रम के पास कम बचा है, तो सभी श्रोताओं को धन्यवाद देंगे, साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट को कि वो समय निकाल कर यहाँ आए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत सर कि आप यहाँ आए हैं, इस कार्यक्रम में आपने भागीदारी की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर RML हॉस्पिटल में, और आज हमने बात की हाउ टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड टू शेप हिज और हर डेवलपमेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच, और सभी श्रोताओं को भी जिन्होंने हमें सुना और सवाल पूछे। तो अब आप अपनी दोस्त को भी इजाजत दीजिए और स्वीकार करिए मेरा भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।